दोस्तों, चैप्टर का कुछ अंश छूट गया था। उत्खनन मतलब खुदाई, इसका कुछ अंश छूट गया था जिनको फिर से हम देख लेते हैं एक बार। उत्खनन खुदाई, एक बार पुरातात्विक स्थल की खोज कर लेने के पश्चात उसकी खुदाई यानी उत्खनन की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। उत्खनन दो प्रकार से होता है, लंबवत और क्षैतिज। लंबवत उत्खनन द्वारा किसी पुरातात्विक स्थल की विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। सबसे ऊपरी सतह से प्राप्त अवशेष सबसे नवीन संस्कृति के बारे में बताते हैं तथा सबसे निचली सतह से प्राप्त अवशेष उस स्थल की सबसे प्राचीन संस्कृति के द्योतक है। खुदाई की इस विधि स्तरीकरण भी कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लंबवत उत्खनन से विभिन्न संस्कृतियों की कालक्रम ज्ञात होता है। इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 इनका ये साल रहा। इनके बारे में बताया गया है। ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पर कार्यरत कनिंघम ने जेम्स प्रिंसेप से हुई भेंट के पश्चात अपने कार्य का क्षेत्र बदल दिया। शीघ्र ही वे 1861 में भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के नवसृजित पद पर नियुक्त किए गए। उन्होंने सारनाथ, सांची और तक्षशिला में उत्खनन कार्य किया। 1870 में कनिंघम को पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, कॉइन्स ऑफ इंडिया, बुक ऑफ इंडियन एराज, एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भिल्सा टॉप्स, स्तूप ऑफ बरहूत। इनके द्वारा संग्रहित प्राचीन भारतीय मुद्राओं में से कुछ चुनिंदा मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। क्षैतिज उत्खनन द्वारा किसी निश्चित स्तर पर विस्तार से खुदाई करके एक निश्चित संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जाती है। यानी जब किसी संस्कृति का व्यापक अध्ययन करना हो तो इसके लिए क्षैतिज उत्खनन की विधि प्रयुक्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर का क्षैतिज उत्खनन किया गया है और वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा की नगरीय संरचना और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति की व्याख्या सफलतापूर्वक की गई है। सभ्यता के संपूर्ण रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्खनन की दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्हीलर के अनुसार लंबवत उत्खनन रेलगाड़ी के बिना ही रेल समय सारणी है, जबकि क्षैतिज उत्खनन रेल समय सारणी के बिना ही रेलगाड़ी। अभिलेख प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवार तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख प्रमुख है। इन पर वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है जो ईस्वी पूर्व 3री सदी के हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व के हैं। डी.आर. भंडारकर ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खगोष्ठी, यूनानी
तथा अरमाइक लिपियों से मिले हैं। मास्की गुर्जरात निट्टूर एवं उदेगोलम से प्राप्त अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवानंग प्रियदर्शी, देवों का प्यारा प्रियदर्शी कहा गया है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपड़ा से अशोक स्तंभ दिल्ली लाकर उन पर लिखे अभिलेख को अपने दरबारी विद्वान से पढ़ाने की कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। जेम्स प्रिंसेप 1799 से 1840 एक अंग्रेज जिनकी ख्याति प्राच्यविद और पुरातत्व विद्वान की थी। वे जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 ईस्वी में ब्राह्मणी और खगोष्ठी लिपि को यूनानी लिपि की सहायता से पढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन लिपियों को पढ़ा जा सका। जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेख में उत्खनित देवानांग पिये की पहचान सिंघल श्रीलंका के राजा तिस से की, जिसे वही के दीपवंश और महावंश ग्रंथ के आधार पर भारतीय सम्राट अशोक की उपाधि बताया गया। 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी मिल गया। जेम्स प्रिंसेप बनारस और कलकत्ता के टकसाल के महापारखी भी रहे। उन्होंने मुद्रा शास्त्र, धातु विज्ञान और मौसम विज्ञान के विविध पहलुओं का भी अध्ययन किया। उनके द्वारा लिखित निबंध का संग्रह इंडियन एंटीक्विटीज है। सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के का सहारा लिया, जिन पर शासकों के नाम एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ ब्राह्मणी लिपि में लिखे थे। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रस्तियाँ मिली हैं जिनमें दरबारी कवि तथा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इन्हें संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिनमें प्रमुख है अभिलेख शासक विषय। हाथीगुप्ता अभिलेख शासक थे। खारवेल इसके विषय थे। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। इसका जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, इसका शासक थे रुद्रदामन। इसका विषय था, इनमें रुद्रदामन की विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख के शासक थे गौतमी बल्लश्री रचनाकार। इसके विषय थे सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण, गौतमीपुत्र सातकर्णी के संबंधित। इसके बाद जो अभिलेख थे प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसके शासक समुद्रगुप्त थे। इनके विषय था समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण। इसके बाद अभिलेख ऐहोल अभिलेख था, जिसका शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसका विषय था इसका हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण तथा महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के शासक इनके थे। इनके बाद इनके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। किनके? स्कंदगुप्त के। मंदसौर अभिलेख के शासक थे मालवा नरेश यशोधर्मन। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया। बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन के शासन के समय में हर्षकालीन शासन, प्रशासन एवं पदाधिकारियों के बारे में वर्णन मिलता है। अभिलेख कालानुक्रम बोगज कोई बेहिस्तून पर्सी पोलिस नक्शे रुस्तम। क्या सातवाहन नरेश पुलमावी का नासिक अभिलेख
प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि। गैर सरकारी लेख, मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हुन राजा तोरमान के लेखों का विवरण है। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वैशनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। स्मारक और भवन, स्मारक और भवन में संबंध काल के लोगों की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला। नवीन शोध के अनुसार सिंधी घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पूर्व पुरानी है। अंतरजी खेरा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसके विशेष बिखरे रूप में पूरे देश में है। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के